फोको की एक किताब है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एन आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंसेस 1966 में फ्रेंच में छपी थी एंड 1970 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन छपा था। तो इसका सबटाइटल है एन आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंसेस। इस बुक में फोको एपिस्टेमी इसको स्टडी करेंगे, वो एक अलग बात है। परंतु इस बुक को बिगिन करते वक्त फोको ने एक बहुत फेमस पेंटिंग की चर्चा की है और काफ़ी डिटेल में उन्होंने चर्चा की है। कौन सी पेंटिंग है ये? इस पेंटिंग का नाम है लास मीनिनस, लास मीनिनस, MENINAS। और इसको बनाने वाले पेंटर डिएगो वेलास्क्विज थे, और ये पेंटिंग बनी है इन द ईयर 1656, 1656 में ये पेंटिंग बनी है। और ये एक ऐसी पेंटिंग है जिसके ऊपर खूब शोध कार्य हुआ है, खूब रिसर्च वर्क हुआ है, एंड इसको हर फील्ड के व्यक्ति ने रिसर्च किया है। ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेंटिंग है। हम पहले इस पेंटिंग से रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स देखते हैं और फिर इसका रिलेशन फोको की किताब ऑर्डर ऑफ थिंग्स से क्या है, इस चीज को देखते हैं। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि फोको के जमाने में कुछ चीजें बदलने लगी थी। बाउंड्रीज वर गेटिंग ब्लर्ड, बाउंड्री लाइन्स वर गेटिंग ब्लर्ड, distinctions were beginning to dissolve। जो जैसे ये चीज ये है और वो चीज वो है, ये इनके बीच जो बाउंड्री लाइन है, ये चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। जैसे व्यक्ति जो कि पेंटिंग को देख रहा है, आप और हम स्पेक्टेटर्स हैं। आज आप और हम स्पेक्टेटर्स हैं, उस पेंटिंग को देखेंगे तो आज आप और हम स्पेक्टेटर्स हैं। जिस टाइम पर ये पेंटिंग बनी और जिस टाइम पर डिएगो वेलास्क्विज इस पेंटिंग को बना रहे थे, उस समय पर डिएगो वेलास्क्विज को पेंटिंग बनाते हुए कुछ लोग देख रहे थे। एक्चुअली उस समय देख रहे थे, डिएगो वेलास्क्विज पेंटिंग बना रहे हैं और उस समय कोई उन्हें देख रहे हैं। पेंटिंग बन रही है और पेंटर को पेंटिंग बनाते हुए कुछ लोग देख रहे हैं। वो क्या है? क्या डिएगो वेलास्क्विज उन्हें अपने कैनवस में डालेगा? क्या वो स्पेक्टेटर्स से सब्जेक्ट बन जाएंगे पेंटिंग के? क्या वो वेलास्क्विज उन्हें अपने कैनवस पे पेंट करेगा, या वो केवल स्पेक्टेटर्स ही रहेंगे? सिर्फ स्पेक्टेटर्स रहेंगे या क्या वो सब्जेक्ट बनेंगे? क्या उन स्पेक्टेटर्स में जो पेंटिंग को बनते हुए देख रहे हैं, वो लोग और हम लोग जो आज स्पेक्टेटर्स हैं, डिएगो वेलास्क्विज मर गया,
उसके बाद जनरेशन्स निकल गई, पता नहीं कितने हजार लोगों ने उस पेंटिंग को देखा। हम सब वैरायटी ऑफ स्पेक्टेटर्स हैं, तरह तरह के स्पेक्टेटर्स हैं। हम सब के देखने का अंदाज अलग अलग है। बहुत सारी चीज़ों को इस पेंटिंग के माध्यम से फोको ने चर्चा की है। किसी पेंटिंग को इतना बड़ा इम्पोर्टेंस देने के पीछे फोको जैसे इंटेलेक्चुअल की कोई मंशा रही होगी। क्या था वो? फोको कहना चाहते हैं, आप पेंटिंग देखते हो, उस पेंटिंग में जो सेंटर स्टेज हैं उन चीजों को देखते हो, परंतु उस पेंटिंग में एक बैकग्राउंड भी है। उस बैकग्राउंड से जुड़ी हुई कुछ चीजें भी हैं। हमारा ध्यान जब हम पेंटिंग को देखते हैं तो सेंटर स्टेज जो मेन चीजें हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान चला जाए। हो सकता है हमारा ध्यान बैकग्राउंड पर जाए, हो सकता है हमारा ध्यान बैकग्राउंड पर जाए ही नहीं। पर क्या इसका मतलब है कि बैकग्राउंड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? नहीं, बैकग्राउंड का एक इंपॉर्टेंस है। बैकग्राउंड भी किसी न किसी तरीके से इस पेंटिंग में एक रोल प्ले कर रहा है। तो कुछ चीजें फोरग्राउंड में है, जो मेन चीजें पेंटिंग में, कुछ चीजें बैकग्राउंड में है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि केवल फोरग्राउंडेड चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं। वो बैकग्राउंड वाली चीजें इंपॉर्टेंट हैं और वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे इस पेंटिंग में। देखने वाला व्यक्ति चाहिए। यदि व्यक्ति देखने वाला हो तो वो उस चीज को मिस नहीं करेगा। तो उसी तरीके से जहां नॉलेज की बात आती है, आज कुछ उठकर फोरग्राउंड हुआ है, परंतु उसका एक बैकग्राउंड भी है, उसका एक फाउंडेशनल लेवल भी है, नॉलेज का एक फाउंडेशनल लेवल भी है। उसी को फोको एपिस्टेमी कहते हैं। वो फील्ड, वो जमीन, वो बैकग्राउंड जिसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर किस्म की नॉलेज किसी पर्टिकुलर युग या जमाने में नॉलेज बनकर खड़ी होती है, परंतु उसमें और कई सारी चीजें होती हैं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं गया। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अब हम उस डिएगो वेलास्क्विज के पेंटिंग को देखते हैं, जिसमें कि कुछ कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन कैरेक्टर्स हैं, पहले हम ये देखें। द पेंटिंग वॉज मेड इन द ईयर 1656, वो तो ठीक है। एट दैट टाइम फिलिप फोर्थ और उनकी पत्नी मैरी एना किंग एंड क्वीन स्पेन के थे। उनकी बिटिया थी, उस बिटिया की पेंटिंग बन रही है। द प्रिंसेस, उसकी पेंटिंग बनेगी। और पेंटिंग में जो सेटिंग है वो रॉयल पैलेस का ग्राउंड फ्लोर है, और उस रॉयल पैलेस के ग्राउंड फ्लोर मैड्रिड शहर में, स्पेन, मैड्रिड शहर में महल का ग्राउंड फ्लोर वो जगह है।
और वहाँ पर राजकुमारी की पेंटिंग बन रही है, एंड वो मार्गरेट थ्रीसा राजकुमारी है, और उसके आसपास उसकी सहेलियां हैं जो राज दरबार के जो दरबारी हैं, उनकी बेटियां इस प्रिंसेस के आसपास हैं। और अब इनको यही है मेनिनाज। देखिए, लस मेनिनास का मतलब है लेडीज इन वेटिंग। ये जो राजकुमारी की ये जो सहेलियां हैं, यही है मेनिनाज जो उसके आसपास हैं। और उसके अलावा कौन कौन है? 2 बौने किस्म के लोग हैं, 2 ड्वार्फ्स। ये वो तेनालीराम और बीरबल जैसे 2 कोर्ट जेस्टर्स हैं। ये जो 2 ड्वार्फ्स हैं, जो 2 बौने हैं, ये कोर्ट जेस्टर्स हैं। उसी पेंटिंग में एक कुत्ता भी है, जर्मन शेपर्ड ब्रीड का कुत्ता भी है उस पेंटिंग में। अब इन सब के साथ पिछवाड़े में, मतलब इन सारे लोगों के पिछवाड़े में एक थोड़ी सी प्रौढ़ अवस्था की एक औरत खड़ी है। शी इज अ शैपरॉन, मतलब ये इन जो यंग गर्ल्स हैं, इनके साथ चलने वाली, इनकी रक्षा करने वाली एक वो है, और एक बॉडीगार्ड भी पीछे खड़ा है। ये सारे लोग हैं पेंटिंग में, और पेंटिंग में ही एक बड़ा सा कैनवस है, और हमारा कलाकार या आर्टिस्ट डिएगो वेलास्क्विज उसमें मौजूद है। ये सारा तो क्लियरली दिख रहा है। पीछे एक दरवाजा सा है, और उस दरवाजे को कोई आदमी खोल रहा है, ये भी है। अब मजे की बात देखो, इस पेंटिंग में इन सारे लोगों के पीछे एक शीशा टंगा हुआ है। इन सारे लोगों के पीछे एक मिरर है, एक शीशा टंगा हुआ है, और उस मिरर में रिफ्लेक्टेड हैं राजा और रानी। इस मार्गरेट थेरेसा के पेरेंट्स किंग एंड क्वीन फिलिप IV और उसकी वाइफ मैरियाना, वो जो हैं वो रिफ्लेक्टेड हैं मिरर में। वो रिफ्लेक्टेड हैं मिरर में, तो वो पेंटिंग में है भी और नहीं भी। डिस्टिंक्शंस विल बी ब्लर्ड, बाउंड्री लाइंस विल बी ब्लर्ड, है भी और नहीं भी। यूं नहीं है, क्योंकि वो तो देख रहे हैं पेंटर को उनकी बेटी की पेंटिंग बनाते हुए, पर उनका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है पेंटिंग में। जो मिरर है, वेलास्क्विज के पेंटिंग में जो मिरर है, उस मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं किंग एंड क्वीन। होने को है भी और होने को वे नहीं भी हैं। वे तो आर्टिस्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो द किंग एंड क्वीन आर स्पेक्टेटर्स, जैसे आप और हम स्पेक्टेटर्स हैं, बिल्कुल वैसे जो किंग एंड क्वीन है वो फिलिप IV और मैरियाना, वो भी स्पेक्टेटर्स हैं। पता नहीं कितने पीढ़ी स्पेक्टेटर्स आकर इस पेंटिंग को देख कर चले जाएंगे। इस पेंटिंग के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है फोको, हमें क्या कहना चाह रहा है? और ये आर्टिस्ट तो खैर ब्रिलियंट था ही, हो सकता है ये भी यही कहना चाह रहा हो, और फोको ने वो बात पकड़ी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन representation and reality.
किसी चीज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, दर्शाया कैसे जाता है, और रियलिटी क्या है। वो जो किंग एंड क्वीन है उनका रिप्रेजेंटेशन देखो, रियलिटी वो है उस जगह पे मौजूद है जहां ये पेंटिंग बन रहा है, वहां पर वो मौजूद है, पर उनको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? क्या उन्हें रिप्रेजेंट किया गया है फोरग्राउंड में, या क्या उन्हें रिप्रेजेंट किया गया है मात्र एक रिफ्लेक्शन के रूप में? इसलिए किंग एंड क्वीन बैकग्राउंड में है, हालांकि वो उस जगह पर रिप्रेजेंट नहीं हो रहे, पेंटिंग में रिप्रेजेंट नहीं हो रहे, बट वो बैकग्राउंड में बिल्कुल मौजूद है, और बैकग्राउंड की एक वैल्यू है। किंग एंड क्वीन वो रियलिटी है जिसे कि स्पष्ट रूप से रिप्रेजेंट नहीं किया है, जैसे वो पेंटिंग में मौजूद हो, स्पष्ट रूप से रिप्रेजेंट नहीं किया है, पर वो बैकग्राउंड में है। बैकग्राउंड की रियलिटी में तो वे हैं, हम उन्हें एक रिफ्लेक्टेड फॉर्म में देख सकते हैं, भले ही हम उन्हें डायरेक्टली ना देख सकें। इस चीज को शो कर रहा है फोको। हमें फोको कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन इज लिंक्ड टू पावर। जो व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है उसके हाथ में पावर है, जो चाहेगा उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। उसका ये मतलब नहीं है कि बाकी चीजें नहीं हैं, बाकी चीजें हैं, पर रिप्रेजेंट करने वाला उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करना चाह रहा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं है। रिप्रेजेंटेशन इज एन एक्ट ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी डिसाइड करती है किस चीज को उठाना है, किस चीज को बिठाना है, किस चीज को रिप्रेजेंट करना है, किस चीज को दबाना है। आइडियोलॉजी डिसाइड करती है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन इज नेवर इनोसेंट, इट इज नेवर ट्रांसपेरेंट, इट इज नेवर इनोसेंट। वो रिप्रेजेंट करने वाले के हाथ में है, एंड दोज हु रिप्रेजेंट। अब जैसे इस केस में पेंटर है, चाहे तो किंग एंड क्वीन को पेंटिंग में दिखा दे, रिप्रेजेंट कर दे डायरेक्टली, चाहे तो उनको बैकग्राउंड में रिप्रेजेंट करे, शीशे में दिखाया है रिफ्लेक्टेड। हो सकता है अगर वो शीशे में भी ना दिखाता तो भी वो उस जगह खड़े थे, वो देख रहे थे। तो ये सारी चीजें सच्चाई है। किंग एंड क्वीन का उस जगह पर मौजूद होना ये भी सच है। भले पेंटर के हाथ की बात है, उसके चॉइस की बात है कि वो किंग एंड क्वीन को सेंटर स्टेज शो करना चाहे या बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दे, कहीं भी शो ना करे, या उनको एक मिरर्ड रियलिटी की तरह शो करे। ये तो पेंटर के गेज की बात है। गेज इज अ पावर रिलेशनशिप। गेज इज अ पावर रिलेशनशिप। क्रिटिकल थ्योरी में, सोशोलॉजी में, साइको एनालिसिस में गेज का एक बहुत गहरा मीनिंग है। जॉन पॉल सार्त्रे ने इसकी बात की है, फोको ने इसकी बात की है, डेरिडा ने इसकी बात की है। गेज केवल देखना नहीं है, गेज एक पावर रिलेशनशिप है। मैं तुम्हें किस हद तक देखना चाहता हूं और मैं तुम्हें किस हद तक उठाना चाहता हूं,
मैं तुम्हें कहाँ बिठाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें क्या पोजीशन देना चाहता हूँ, ये रिप्रेजेंट करने वाले की पावर वाली बात है. इट इज रिलेटेड टू सर्वेलेंस. गेज इज रिलेटेड टू सर्वेलेंस. गेज, नजर होना. मेरी नजर तुम पर किस हद तक है, गेज. और ये सर्वेलेंस से रिलेटेड एक टर्म है. गेज या सर्वेलेंस की वजह से जितने भी लोग हैं वो अपने आप सेल्फ रेगुलेट करते हैं. जैसे हमने पैनॉप्टिकन मॉडल में देखा था, और अक्सर क्लासरूम टीचर वाले मॉडल से हम समझते हैं कि जब पता है कि इन लोगों के पास ये फैसिलिटी है तो हर व्यक्ति सेल्फ रेगुलेट कर लेता है और ढंग से चलता है. द आर्टिस्ट, द व्यूअर, कलाकार जिसने पेंटिंग बनाई, हम जो स्पेक्टेटर हैं, और वो पेंटिंग के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, सब का एक नेटवर्क ऑफ रिलेशंस है.